हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी टेकिंग आवर डिस्कशन जो अपना आईबीसी 2016 का जो पार्ट बचा हुआ था, जिसमें वॉलेंटरी लिक्विडेशन, फास्ट ट्रैक आईआरपी और एक और था वाइंडिंग अप। ये तीनों ही अपन अभी डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो अभी अपन डिस्कशन में लेंगे वो लेंगे वाइंडिंग अप। देखो, जब अपन ने रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो रेजोल्यूशन प्रोसेस अपन ने किया, लेकिन अगर रेजोल्यूशन प्रोसेस या तो सक्सेसफुल नहीं हुआ या कंपनी के पास इतना एसेट ही नहीं है कि वो डेब्ट चुका पाए, तो कंपनी का वाइंडिंग अप ही करना पड़ेगा अब तो। अच्छा, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप करना है हमें, तो हम क्या करें? सबसे पहले तो जो आईपी है वो चाहे तो उसी को ही लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है 10 दिन में, ठीक है, चाहे तो रिप्लेस भी कर सकती है, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें आएगी कि सेक्शन 35 में बोल रखा है लिक्विडेटर के पास क्या पावर है, वो सारे एसेट सारी लाइबिलिटीज दे सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा है कि 36 में बोल रखा है लिक्विडेशन स्टेट। देखो, लिक्विडेशन स्टेट सारी एसेट्स जो होती है वो लिक्विडेटर के पास चली जाती है, बट कुछ एसेट्स जो होती है वो लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी एसेट है जो लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं होती है? फर्स्ट आ जाती है इसके अंदर लिक्विडेशन स्टेट में कौन कौन सी एसेट इंक्लूड नहीं होती। पहला आता है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऐसी एसेट जो अपने को यूज़ करने के लिए दिए लेकिन वो उसका अपने पास पोजीशन नहीं है, या फिर ऐसी जो एसेट है ट्रस्ट में हेल्प कर रखी है, या फिर ऐसी एसेट जो कि फॉरेन सब्सिडरी की है, पर्सनल एसेट्स है किसी भी डायरेक्टर वगैरह की, ठीक है। या फिर ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है जिसमें अपने को ट्रांसफ़र तो मिला है लेकिन उसको हम सिर्फ यूज़ करने के लिए ट्रांसफ़र मिला है, वो अपनी पोजीशन में नहीं है। तो ऐसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या फिर पीएफ वगैरह जो एम्प्लॉयज़ का पड़ा हुआ है, पीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन फंड, ये सारे जो सम है, वो सारे जो सम है वो किस में नहीं आते हैं, लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाते, सारी एसेट्स बाकी इंक्लूड की जाती है। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 37 में, जो लिक्विडेटर है सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पे रखेगा, और जो क्रेडिटर है चाहे तो इन्फॉर्मेशन क्या है मंगा सकता है। अब वो इन्फॉर्मेशन 7 दिन में अवेलेबल करवानी पड़ेगी किसको? क्रेडिटर्स को, ओके। देन अपन यहाँ देखते हैं सेक्शन 38 के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। सारे जो क्लेम्स हैं सारे क्लेम्स को कंसोलिडेट कर देंगे, ठीक है। सेक्शन 38 के अंदर जितने भी क्रेडिटर्स ने क्लेम बोले हैं उन सबको कंसोलिडेट करना है अपने को, और सबमिट करना है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर, ठीक है। क्रेडिटर्स चाहे तो उस क्लेम को विथड्रू कर सकता है 14 दिन के अंदर, या फिर चेंजेस कर सकता है उस क्लेम के अंदर जितना उसने क्लेम किया क्रेडिटर ने, ठीक है, उसमें। फिर अपन आ जाते हैं सेक्शन 39 के अंदर, वेरीफाई कर दिया लिक्विडेटर ने क्लेम सारा। 40 के अंदर लिक्विडेटर ने या तो एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया, ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 42 के अंदर क्रेडिटर जो है वो चाहे 30 दिन में अपील कर सकता है, ठीक है, किसके पास में? ट्राइब्यूनल के पास में। तो सबसे पहले क्या किया था, सारे लिक्विडेटेड स्टेट के अंदर सारी एसेट्स ली थी, फिर उसने वेरीफाई किया सारा क्लेम कंसोलिडेट किया। क्रेडिटर्स ने विड्रॉ करने के लिए भी उनको बोला कि जाओ तो विड्रॉ कर सकते हो आप कितने दिन के अंदर। देखो यहाँ पे अपना प्रोसीजर चल रहा है। क्रेडिटर रिक्वेस्ट, क्रेडिटर से अपन क्या करेंगे, सारा क्लेम वगैरह लेंगे अपन, 30 दिन में वेरीफाई कर लेंगे। क्रेडिटर चाहे तो 14 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, क्रेडिटर को 7 दिन में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। डिसीजन जो है 7 दिन में लिक्विडेटर जो है सारे डिसीजंस किसको कम्युनिकेट करेगा? कॉर्पोरेट डेटर को भी और क्रेडिटर को भी, ठीक है। और फिर अपील कर सकते हैं, अपील का राइट है क्रेडिटर के पास 14 दिन। तो ये सारा था अपना क्या, वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट में, सबसे पहले अपन क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट के अंदर, पहला सबसे पहले किसके पास जाएगी सारी एसेट्स? सारी एसेट्स सबसे फर्स्ट जाएगी अपने क्रेडिटर्स के पास में। ऐसे क्रेडिटर्स देखो, एक तो सिक्योर क्रेडिटर्स और दूसरे जो वर्कमैन है। देखो सबसे पहले तो अपने को ऑब्वियसली किसको देना है, जो भी अपन ने आरपी रखा है उसकी जो फीस हो रही है, सॉरी लिक्विडेटर रखा है या आरपी जो भी था, उनकी सारी फीस एक बार सबसे पहले दे दो, ठीक है। फीस दे दी, उसके बाद तो जितने भी एक्सपेंसेस लगे थे, ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस अपने को पे करने पड़ेंगे, ओके। एक्सपेंसेस भी पे कर लिए, उसके बाद में फिर अपने को क्या करना है कि इक्वली देना है। अगर बचा हुआ अमाउंट जो है उससे सिक्योर क्रेडिटर्स और वर्कमैन जो है, सिक्योर क्रेडिटर्स और वर्कमैन जो है दोनों को दे पाते हैं, ठीक है। 24 मंथ्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स में वर्कमैन ड्यू दोनों को ही दे पाते, तो ठीक है दोनों को ही दे दो। फिर इसमें जो बचा हुआ है वेजेस जो अनपेड पड़ा है ड्यू टू द एम्प्लॉयर,
12 मंथ्स प्रेसिडिंग जो भी वेजेस एम्प्लॉयज़ का, यहाँ पे वर्कमैन 24 मंथ्स का देना था और एम्प्लॉयज़ का जो वेजेस है, अब देखो एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर वर्कमैन जो था उसकी 30 मंथ का ड्यू पड़ा था, तो 24 मंथ्स का तो प्रपोर्शन करके आप अभी पे कर दोगे। जो बैलेंस बचा हुआ है वो जब प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर जब जाएगा ना, तो बाद उससे पहले जाएगा वो जो बैलेंस बचा हुआ वर्कमैन का है, ठीक है, ड्यू। और उसके बाद अपने को क्या देना था, एम्प्लॉयज़ का 12 मंथ का। फिर अपने पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो भी फाइनेंशियल डेप्ट है, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल डेप्ट ही देना है, ऑपरेशनल डेप्ट की बात यहाँ नहीं बोली है। उसके बाद में अपने को बोला है सीजी, देखो सीजी को यहाँ पे सबसे लास्ट में लेके आए, सीजी एसजी जो है ना, अपने इनकम टैक्स वगैरह सेस वगैरह पड़े हुए वो सारे, और बचे हुए जो भी अपने पास डेप्ट हैं वो सारे पे कर दो। बैलेंस जो वर्कमैन का पड़ा था 24 मंथ से ज़्यादा वाला, 12 मंथ से ज़्यादा वाला जो एम्प्लॉयज़ का पड़ा था वो सारा यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में अपने पास जो बचा हुआ है वो प्रेफरेंस को दे दो और फिर बचा हुआ इक्विटी को दे दो। ये अपना था लिक्विडेशन स्टेट, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन था उसको अब मैं डिस्कस करती हूँ कि जैसे रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, अच्छा ठीक है, पर वो अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है और कितने 2 साल के अंदर, मतलब जब भी ये लिक्विडेटर जो आया था, प्रोसेस चला था, उसके 2 साल पहले जब ये ट्रांजेक्शन के था अंडर वैल्यू, तो वो ट्रांजेक्शन ये जो वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, उस पूरे ट्रांजेक्शन को रिवर्स किया जाएगा। जो भी रिलेटेड पार्टी जिसको जो गेन हुआ था उससे वो गेन वापस लिया जाएगा। आईबीबीआई को बोला जाएगा, सॉरी जो अपनी अथॉरिटी है उनको बोला जाएगा कि उसके ऊपर प्रेसिडिंग्स चला है, ठीक है। और ये अपने पास एक क्वेश्चन था, आईबीबीआई ही इनिशिएट करेगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। पहले आपको पता है जब लिक्विडेशन की बात होती थी तो अपन कंपनीज एक्ट में जाते थे, अभी अपन इस एक्ट में आते हैं, इस कोड में आते हैं, ये एक्ट नहीं ये कोड है। अब अपन आ जाते हैं फास्ट ट्रैक आईआरपी। तो फास्ट ट्रैक आईआरपी में क्या है, सेक्शन 55 से लेके सेक्शन 50 तक का कवर है, ठीक है। इसमें बोला है कि जो भी क्लास ऑफ एसेट्स वाली कंपनी, जो भी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जो नोटिफाई किए हुए वो जो कंपनीज है उनके ऊपर ये फास्ट ट्रैक आईआरपी क्या करता है, लगाते हैं अपन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये जब कोड आया था तब इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा था, बाद में 14 जून 2017 को नोटिफाई किए क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी होगी। तो ऐसा बोला स्मॉल कंपनी जो सेक्शन 2 क्लोज 85 के अंदर आती है, या फिर स्टार्टअप, ठीक है। ऐसी कंपनी जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो 1 करोड़ से भी कम, मतलब जिनका क्या है टोटल एसेट है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर फास्ट ट्रैक आईआरपी लगेगा, ठीक है। अब ये जो फास्ट ट्रैक आईआरपी इसका प्रोसेस क्या होगा, बहुत सिंपल है, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस इसको 90 डेज के अंदर खत्म करना है। अगर एक्सटेंड करना है तो आपको सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 75% ऑफ सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद में 45 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। देखो हर जगह सीओसी के अप्रूवल के लिए 66% था, यहाँ पे अपने पास कितना है 75% है, बाकी सब जगह 66% सीओसी के अप्रूवल के लिए था, यहाँ पे 75% है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं लास्ट टॉपिक अपना जो है वो है वॉलेंटरी लिक्विडेशन। अच्छा वॉलेंटरी लिक्विडेशन किसको बोलते हैं, देखो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में कंपनी खुद चाहती है कि हम लिक्विडेट हो जाए। पहले ये कंपनीज एक्ट से गवर्न होता था, अभी अपन इसमें आ गए। तो देखो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में चैप्टर 5 ऑफ द आईबीसी कोड के अंदर सबसे पहले बोला है कि कॉर्पोरेट जो भी पर्सन है वो इंटेंड टू लिक्विडेट इटसेल्फ वॉलेंटरीली, नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, ठीक है। वो क्या है, पहले तो अपन ये बोलेंगे हमारी एसेट्स जो है वो ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ जो है वो कम है, हम सारी लाइबिलिटीज़ हमारी एसेट्स की सेल्फ प्रेसिडेंस से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दूसरा डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन किस बात का देंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आएंगे। पहला तो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आएगा रिकॉर्ड्स ऑफ द, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऑडिटेड है तो, या फिर 2 साल का बिजनेस ऑपरेशंस जो हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी फॉर प्रीवियस 2 years फॉर द पीरियड सिंस इट्स इनकॉर्पोरेट विच एवर इज लेटर, मतलब अगर कंपनी को अपने ऑडिट करवाया ही नहीं, 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाए नहीं है, ठीक है, तीसरे उससे पहले वाले साल के ऑडिटेड है तो वो नहीं चलेंगे। विच एवर इज लेटर बोला है ना, तो लास्ट 2 ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस ऑपरेशन हुए थे वो बता दो, या फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लेटेस्ट पड़े हुए हैं, विच एवर इज लेटर की डेट पे जो भी आपके पास अवेलेबल है वो बता दो, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट होगा। साथ में एक रिपोर्ट भी अपने को देनी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, ठीक है।
आपको पता है कि कंपनी में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक रेजोल्यूशन ऐसा भी पास करवाना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही बनी हुई है, ठीक है, तो कि इसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो अब इसको इसीलिए लिक्विडेट करें, ऐसा भी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको ये सारा तो 4 मंथ में, जैसे ही आपने डिक्लेरेशन दिया बोर्ड्स ने, ठीक है, हमारी जो एसेट्स है वो लायबिलिटी से ज़्यादा है, उसके 4 वीक के अंदर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में पास कराना पड़ेगा। उसके 7 दिन में आपको 3/4 ऑफ द क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनली आपको जो ऑर्डर मिलता है 14 दिन में आप आरओसी को रजिस्टर्ड जो भी पर्सन जिसका लिक्विडेशन हो रहा है जहाँ पे भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये पूरा अपना था, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया था अभी, वाइंडिंग अप, वॉलेंटरी लिक्विडेशन और फास्ट ट्रैक आईआरपी, ठीक है। सबसे पहले जब अपन ने वाइंडिंग अप देखा था तो उसमें देखा था कि सारी जो एसेट्स लायबिलिटी थी वो उसने ले ली थी, किसने, लिक्विडेटर ने। और उसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ ऐसी स्टेट बोली थी कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे जो सिर्फ पोजीशन नहीं मिला यूज़ के लिए, जो मिली एसेट्स वगैरह वो सब नहीं ली थी। उसके बाद में अपन ने क्या किया था कि जो लिक्विडेटर था उसने सारे क्लेम वगैरह इकट्ठे किए थे, क्रेडिटर्स चाहे तो उस में क्लेम जो है उसको विथड्रॉ कर सकते थे। और बाद में ऐसा था कि फिर उसने जो ऑर्डर पास किया था लिक्विडेटर ने, वो डेटर्स को, उनको क्रेडिटर्स को दोनों को सबमिट कर दिया था। और फाइनली फिर अपील कर सकते थे 14 दिन के अंदर, इसमें अपील का टाइम 14 दिन था, ठीक है। तो इसमें जो ऐसे टाइम पीरियड था ना, वो वेरीफाई करने का क्लेम टाइम था 30 डेज का, और डिसीजंस वगैरह देने का जो क्रेडिटर्स डेटर्स को था वो 7 दिन का, और अपील का अगर करनी है अपील अगेंस्ट में तो 14 दिन का। फिर अगर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में था, जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे, फीस थी उसकी लिक्विडेटर की, फिर एक्सपेंसेस थे जो भी लिक्विडेशन के, उसके बाद में फिर वर्कमैन के ड्यूज थे जो सिक्योर क्रेडिटर्स थे, उसके बाद में जो 24 मंथ्स वाले, जो 24 मंथ्स के वर्कमैन ड्यूज, और फिर 12 मंथ्स के एम्प्लॉयज़ के जो भी पेमेंट थे, फिर अनसिक्योर्ड जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, उसके बाद में फिर अपन ने देखा था फाइनली प्रेफरेंस इक्विटी, जो बैलेंस बच गया वो डेब्ट्स, और फिर फाइनली प्रेफरेंस और इक्विटी, ये सब लिक्विडेशन स्टेट में था। फिर फास्ट ट्रैक आईआरपी बहुत सिंपल था, जिसके अंदर 90 डेज प्लस 45 डेज, और अगर 45 डेज एक्सटेंड करना है तो 75% ऑफ सीओसी की अप्रूवल लेनी थी। 1 करोड़ जितना जो अमाउंट है कंपनीज का वही फास्ट ट्रैक आईआरपी में जा सकती है। फिर स्मॉल कंपनी जो सेक्शन 2 क्लोज 85 में ये नोटिफिकेशन के थ्रू बताया था, तो फास्ट ट्रैक आईआरपी में था। फिर वॉलेंटरी लिक्विडेशन में क्या था, तो डिक्लेरेशन किया था एसेट जो है वो लायबिलिटी से ज़्यादा है, फिर बाद में बोला था कि इसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, डॉक्यूमेंट्स दिए थे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 2 ईयर जो लास्ट ऑपरेशन चला था, जो भी लेटर्स अपने पास पड़े थे वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे। 4 वीक में अपन ने एसआर पास करवा दिया था, उसके ही 7 दिन में अपन ने सीओसी से 3/4 ऑफ द सीओसी से अप्रूवल ले लिया था, और 14 दिन में अपन ने आरओसी को फाइल कर दिया था। तो ये पूरा अपना है, ये तीनों टॉपिक खत्म हो, तो इसके साथ ही अपना पूरा एबीसी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 खत्म हो गया आज। थैंक यू वेरी मच।